नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, सिनेमा से जुड़ी हस्तियों के बारे में, सिनेमा से जुड़ी कहानियों के बारे में, अभिनेताओं के बारे में, निर्देशकों के बारे में, कहानीकारों के बारे में, संगीतकारों के बारे में, गीतकारों के बारे में और तमाम किस्सों, कहानियों और तमाम विश्लेषणों के जरिए हम सिनेमा को दर्शकों तक समझने समझाने का एक प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार बातचीत होते रहना जरूरी है। आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा के एक बहुत ही चर्चित, बहुत लोकप्रिय, बहुत सफल और बहुत अच्छे हरफन मौला हर दिल अजीज अभिनेता के बारे में, जिनका नाम है धर्मेंद्र। संयोग है कि आज 8 दिसंबर को जब हम ये बात कर रहे हैं तो 8 दिसंबर को धर्मेंद्र का जन्मदिन होता है और आज अपने जीवन के 89 साल उन्होंने पूरे कर लिए हैं। तो एक बहुत ही लंबा करियर है धर्मेंद्र का, 6 दशकों से भी ज्यादा फैला हुआ, और उस करियर के दौरान उन्होंने बहुत तरह की फिल्में की हैं। तमाम तरह के उनके अभिनय के शेड्स लोगों तक पहुंचे हैं और बहुत लोकप्रियता उन्होंने हासिल की है। बहुत सारी हिट फिल्में उनके खाते में हैं। तमाम तरह की उनकी जो अभिनय की परछाइयां हैं उनको हिंदी सिनेमा के बहुत लोकप्रिय कहना चाहिए मील के पत्थरों में गिना जाता है। उनकी फिल्में सत्यकाम, बंदिनी, अनुपमा एक तरफ जो कि उनके एक संवेदनशील अभिनय का परिचय देती हैं, दूसरी तरफ उनके खाते में शोले और राजा जानी और तमाम बहुत सारी, प्रतिज्ञा, मेरा गांव मेरा देश, चरस, ऐसी तमाम फिल्में हैं जो कि जिसको हम पॉपुलर हिंदी सिनेमा कहते हैं, उसका एक माइलस्टोन है। उनको बहुत उनकी सफलता के लिए, उनके मनोरंजक पक्ष के लिए याद किया जाता है। तो आज हम धर्मेंद्र के काम के बारे में, उनकी जो शख्सियत है उसके बारे में बातचीत करेंगे। क्यों वो इतने लोकप्रिय हुए, कैसे, क्या उनका एक सफर आगे बढ़ा, क्यों उनको आज इतने सारे सफल अभिनेताओं के बीच में गिना जाता है हिंदी सिनेमा के इतिहास में, और वो इतने हैंडसम एक्टर गिने जाते हैं। दरअसल के दिलीप कुमार और देवानंद जैसे अभिनेताओं ने भी एक तरह से देखा जाए तो रश्क करते हुए कहा था कि भाई हमें धर्मेंद्र जैसी शक्ल सूरत क्यों नहीं मिली। दिलीप कुमार का तो वो कथन बहुत मशहूर है, जब उन्होंने कहा था कि मैं जब खुदा के पास जाऊंगा तो उससे पूछूंगा भाई मुझे धर्मेंद्र जैसा खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। टाइम मैगजीन ने धर्मेंद्र को दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत पुरुषों में जगह दी थी। तो ऐसे अभिनेता जो कि बहुत लोकप्रिय, बहुत सफल और बहुत कामयाब रहे, और उनके अभिनय पक्ष को भी लोग सराहते हैं, क्या उनकी खासियतें हैं, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ बहुत खास विद्वान मौजूद हैं जो हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को हिंदी सिनेमा के तमाम बारीकियों के बारे में समझाते रहते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर जबरीमल पारख साहब हैं जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत गंभीर अध्येता हैं, 4 दशकों से भी ज्यादा समय से लगातार हिंदी सिनेमा के बारे में लिख पढ़ रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। संजीत नार्वेकर साहब हैं जो कि स्वयं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी हैं, पत्रकार भी रहे हैं, हिंदी सिनेमा के पत्रकार रहे हैं और लेखक हैं, कई सारी किताबें लिख चुके हैं। अजय ब्रह्मात्मा जी हैं जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत जाने माने, बहुत वरिष्ठ समीक्षक हैं। वर्षों हिंदी सिनेमा की पत्रकारिता करने के बाद अब वो यूट्यूब पर सक्रिय हैं और हमारे कार्यक्रमों में लगातार हिस्सेदारी करते रहते हैं। वो भी कई किताबें लिख चुके हैं। मनमोहन चड्ढा साहब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित फिल्म विश्लेषक और समीक्षक हैं। आप भी कई किताबें लिख चुके हैं, हमारे कार्यक्रमों में लगातार आते रहते हैं। जितेंद्र पटेल साहब पेशे से प्राध्यापक हैं, हिंदी सिनेमा में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, बहुत गहरी अंतर्दृष्टि रखते हैं और हिंदी सिनेमा की पॉपुलर जो थीम्स हैं उससे लेकर के जो और गहरी बातें उन पर लगातार टिप्पणियां करते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनमोहन जी शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में गिना जाता है और जब हम बात कर रहे हैं आज उनके जन्मदिन के मौके पर तो उनके काम को याद हम कर रहे हैं। 6 दशक से भी ज्यादा का लंबा उनका करियर है। आप उनके करियर को किस तरह से देखते हैं? वो कहाँ से शुरू है? वो एक अनट्रेंड किस्म के एक्टर रहे और शुरुआत में जिस तरह की उन्होंने बहुत नर्म नाजुक किस्म की भूमिकाएं की और खासतौर से फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों में वो हीरो की तरह आए और वहां पर उनका काम सराहा गया। लेकिन फिर बाद में फूल और पत्थर एक ऐसा कह सकते टर्निंग पॉइंट था जहां से वो ही मैन बन गए। बंदिनी, सत्यकाम, अनुपमा वाला धर्मेंद्र और मजली दीदी वाले धर्मेंद्र और फूल और पत्थर वाले धर्मेंद्र, दो एकदम बिल्कुल अलग अलग धर्मेंद्र हैं। तो आप किस तरह से धर्मेंद्र के काम को देखते हैं?
मनमोहन जी। मनमोहन जी, मनमोहन जी का फ्रेम लगता है, हाँ, फ्रेम फ्रीज हो रखा है मनमोहन जी का। मुझे लगता है मनमोहन जी के कनेक्शन में कुछ समस्या आ रही है। ये सवाल मैं संजीत जी आपसे पूछ लेता हूँ। आप मनमोहन ये धर्मेंद्र के काम के बारे में जो मैं सवाल मनमोहन जी से पूछ रहा था, वही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप 6 दशकों से ज्यादा पहले धर्मेंद्र के काम को किस तरह से देखते हैं? जी अमिताभ जी। अ, मैंने जब मेरा लिखने का करियर शुरू किया था, तब एक फिल्म आई थी, 1970-71 की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम था कब, क्यों और कहाँ। धर्मेंद्र हीरो थे, मेरे ख्याल से बबीता थी, और डायरेक्टेड बाय अर्जुन हिंगोरानी। उस टाइम पे तो ऐसा था कि जो फिल्म देखने को मिल जाए उसमें खुशी होती थी। जितना हम लोग कॉलेज बंक करके देख लें, मजे की बात थी। लेकिन आज मैं जब सोचता हूँ, और आपने जब मुझे सोचने पे मजबूर किया कल धर्मेंद्र के बारे में, तो मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो फिल्म थी कब, क्यों और कहाँ, तो वो इज वेरी सिम्टोमेटिक ऑफ धर्मेंद्र जी करियर। इट इज, उनका करियर दर्शाती है कि रोल कुछ खास नहीं था, डायरेक्टर में कोई दम नहीं था, लेकिन उन्होंने ये फिल्म की क्योंकि रिश्ते के लिए। अर्जुन इंगोरानी जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उन्होंने उनको पहला ब्रेक दिया था 1960 में, दिल भी तेरा हम भी तेरे। तो लॉयल्टी के लिए, एक दोस्ती की खातिर उन्होंने ना रोल देखा, ना डायरेक्टर देखा, और कूद पड़े। और मुझे लगता है कि ये धर्मेंद्र जी का राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये लैकडेजिकल है कि उन्होंने कभी कुछ प्लान नहीं किया, इमोशनल होके दोस्ती या रिलेशनशिप के लिए करते गए। अगर आप देखेंगे तो 1960 में जब उनकी शुरुआत हुई, तो 1960 में वो आए थे, फिल्म फेयर का सिलेक्शन हुआ था उनका एक फिल्म के लिए, हालांकि वो फिल्म बनी नहीं। और फिर बाद में उन्होंने ये की, और पहली कमर्शियल सक्सेस उनकी रही रमेश सहगल। रमेश सहगल उस जमाने में काफी नोन डायरेक्टर थे, तो रमेश सहगल की फिल्म थी शोला और शबनम, उसमें काफी वो पॉपुलर हो गए, और उसके बाद ही टुक ऑफ। लेकिन आप अगर 1960 62 63 देखेंगे, टिल अराउंड 67 68, अगर आप ये जो देखेंगे तो काफी अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, काफी अच्छा काम किया है। लेकिन अदर पीपल उन पे हावी हो गए हैं। अगर आप बंदिनी देखेंगे तो उनके सामने कौन है? नूतन है, अशोक कुमार है, जो हुआर मंझे हुए कलाकार है। उसके बाद अनुपमा है, तो अनुपमा में धर्मेंद्र की स्टोरी, तरुण बोस जो फादर हैं और शर्मिला टैगोर जो बेटी है, उनकी स्टोरी है। और धर्मेंद्र इज देयर एज ए लव इंटरेस्ट, जो उसको उस प्रॉब्लम से, उसका जो मेंटल ब्लॉक है, उससे बाहर निकालता है। हकीकत देखेंगे तो ensemble कास्ट है, बहुत सारे हैं, जयंत है, बलराज साहनी है, और धर्मेंद्र इज देयर एज ए लव इंटरेस्ट। काजल है, राम महेश्वरी की फिल्म, उसमें वहां से उनका मीना कुमारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। हालांकि एक साल पहले उनका शुरू हो गया था मैं भी लड़की हूँ, उसके बाद काजल, उसके बाद फूल और पत्थर, मछली दीदी। सो ये जो पीरियड है 1967-68 तक का, मैं समझता हूँ ही वॉज ऑलवेज कास्ट अगेंस्ट वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग हीरोइंस। तो एक किस हद तक कि उनकी जो वल्नरेबल स्माइल है या जो रोमांटिक लुक है, उसके आगे वो कुछ प्रोसीड नहीं कर सके, कुछ दिखा नहीं पाए। मुझे लगता है 1966 में तो पहली बार हिंदी पिक्चर का हीरो विदाउट बनियान, विदाउट शर्ट अपने आप को पेश करता है, और लोगों को बहुत पसंद आया। ये तो प्री सलमान का सलमान था। उसके बाद जो उनको दूसरा मोड़ मिल गया, ही मैन, और ये सिलसिला 1970-71 तक चला। उसके बाद तो उन्होंने कंप्लीटली एक्शन में कॉन्सेंट्रेट किया। प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, कि जब आप एक्शन बहुत करते हो तो एक्टिंग की गुंजाइश नहीं रहती, आपको खाली टफ दिखना है। और 1970s में उनका वो मीना कुमारी का चर्चित हुआ, उसके बाद दूसरे उनके रोमांटिक एस्केपेड्स चालू हो गए, तो उनकी एक्टिंग पे ऐसे कभी ध्यान नहीं दिया, और ऐसे लग रहा था कि ये काम कर रहे हैं, कर रहे हैं। देखो, कोई भी एक्टर है जो
आइकॉनिक रोल्स अगर नहीं मिले तो वो अपनी छाप नहीं छोड़ता। देखिए देव साहब, हम तो बहुत मोहब्बत करते हैं देव साहब से, लेकिन ही वॉज नॉट अ ग्रेट एक्टर, ही वॉज नॉट इवन एन ऑर्डिनरी एक्टर। लेकिन अगर आप उनकी फिल्में देखेंगे तो आपको काला बाजार है, काला पानी है, गाइड है, ज्वेल थीफ है, जॉनी मेरा नाम है, दीज आर आइकॉनिक रोल्स एंड दीज आर रोल्स जो देव साहब जाने जाते हैं इन रोल्स के लिए। सेम थिंग, राजेश खन्ना ऑल्सो वॉज नॉट अ ग्रेट एक्टर, उनके बंडल ऑफ मैनरिज्म्स थे, लेकिन उनकी अगर सब फिल्में देखें उसमें भी आइकॉनिक रोल्स हैं उनके। प्रेम नगर है, अमर प्रेम है, आराधना है, इत्तेफाक है, जो भी है। तो अगर हम लोग सेपरेट आउट करें, धर्मेंद्र की आइकॉनिक फिल्में हैं, फूल और पत्थर 1966 की है, मेरा गांव मेरा देश राज खोसला ने जो की थी 1971 की है, सत्यकाम, मेरे हिसाब से सत्यकाम वाज द लास्ट सॉफ्ट इमेज फिल्म जिसमें बड़ा सच्चा आदमी है और उसका क्या होता है बाद में। उसके बाद तो पूरा 1970 में जो जीवन मृत्यु आती है उसमें आप देखोगे कि ही हैज द इमेज ऑफ अ रोमांटिक लवर विद राखी, और फिर वो टर्न हो जाता है और उसको एक्शन आ जाता है और एंड के सीन्स तो सारे एक्शन बेस्ड। तो मुझे लगता है यही उसका टर्निंग पॉइंट है कि वो उसमें घुस गए। यहाँ की यादों की बारात में अगर आप 1973 ले, फैंटास्टिक रोल, बट नो रोमांस इन इट, ही इज द एल्डर ब्रदर जो पूरे काले कपड़े में रहता है और बस वही बात करता है। उसमें एक दो अच्छे आइकॉनिक डायलॉग है जो मुझे आज भी याद हैं। तो शेट्टी को पकड़ता है, शेट्टी उसको छुरी दिखाते हैं, नाइफ दिखाते हैं, तो उसका हाथ पकड़ के टेक्स द नाइफ फ्रॉम हिज हैंड और फिर वो बंद करके कहता है, कल सुबह जब तुम्हारा बॉस नाश्ते को बैठेगा तो इस छुरी से उसके टोस्ट को मक्खन लगाना। अब ये जो डायलॉग है ये स्टार को सुपरस्टार बना देता है। जैसे जैसे अभी थोड़ा हटके मैं अगर बात करूं तो राजेश खन्ना की अमर प्रेम देखिए, उसकी कहानी नहीं है, आनंद बाबू की कहानी नहीं है, कहानी है पुष्पा और नंदू जो विनोद मेहरा कर रहा है। लेकिन एक डायलॉग एंड में आता है और राजेश खन्ना कहता है, नंदू अपनी माँ को अपने घर ले जा रहे। दैट वन डायलॉग चेंजेस द ट्रेंड ऑफ द फिल्म। हालांकि एंड में आता है वो सूत्रधार कमेंटेटर ऑल थ्रू जो देख रहा है कि इस औरत के साथ क्या जातियां हो रही हैं, तो उसको कहता है तेरा कर्तव्य है इसको बाहर निकालने से। तो मैं जो कहने जा रहा हूँ कि धर्मेंद्र का हालांकि 5-6 अच्छी आइकॉनिक फिल्म्स बनी, शोले थी, लेकिन शोले में देखिए जया का परफॉर्मेंस, संजीव कुमार का परफॉर्मेंस, अमिताभ का परफॉर्मेंस के सामने ये तो बस रोमांस में ही रह गए और एक्शन में आ गए। तो उनकी जो मुझे याद है, जो विच आई विल फील आर हिज ग्रेटेस्ट फिल्म, आर मेरा गांव मेरा देश, सत्यकाम और यादों की बारात। एक फिल्म रह गई जी एंड में, तो मैं आप कह रहे हूँ चुपके चुपके, जिन्होंने पहली बार अपने कॉमिक कैरेक्टर को फोर फ्रंट में आने दिया। हालांकि उसमें भी बिल्कुल है, जया है, अमिताभ है, लेकिन परिमल त्रिपाठी के नाम से डेड पैन फेस है, ही डजंट हैव दैट मूवमेंट ऑन बिल्कुल हिज फेस, बट वो पता नहीं वो परिमल त्रिपाठी के रोल के लिए जम गए वो, और मजा आ गया लोगों को। बिल्कुल सही अमिताभ आपने कहा, बिल्कुल सही। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने जो बात कही है अजय जी, मैं आपके पास आता हूँ। जब अभी नरवेकर साहब धर्मेंद्र की फिल्मोग्राफी और उनके करियर का पूरा एक सफरनामा बता रहे थे संक्षेप में, तो मुझे ये ख्याल आ रहा था कि जब उन्होंने काम शुरू किया 60s में, जब उनका 1960 में पहली फिल्म आती है, वो दौर था जब शम्मी कपूर जो है वो शम्मी कपूर के उभार का दौर था। शम्मी कपूर उस वक्त एक रेबल स्टार की तरह आए थे। तो धर्मेंद्र के करियर की खास बात ये रही है कि उनको हर डिकेड में जहां जहां वो काम किया उन्होंने, वहां उनको एक बहुत ही तगड़ा कहना चाहिए कंपटीटर मिला है। जैसे एक तरह से देखा जाए तो शम्मी कपूर, फिर उसके बाद जब हम 68-69 की बात करते हैं, राजेश खन्ना 69 में एकदम धूमकेतु की तरह एकदम बिल्कुल पूरे आसमान पर छा गए थे। उसके बीच में धर्मेंद्र का मतलब अपने आप को बचा के रखना। फिर 70s में जब हम आते हैं देखते हैं अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन है और इधर धर्मेंद्र ही मैन पहुंच चुके हैं। तो वो जो एक चीज थी
वो आप क्या समझते हैं कि उनकी एक्टिंग में क्या ऐसा क्या खास एलिमेंट था कि जिसने उनको बचा के रखा, या उनके जो स्टार मैनरिज्म है जिसके बारे में भी कुछ हद तक नरवेकर साहब ने भी बताया। आप क्या कहेंगे, क्या उनकी ऐसी खास बातें थी जिसने उनको एक बैंकेबल स्टार बना के रखा, क्योंकि लगातार वो फिल्में कर रहे थे और फिल्में हिट भी हो रही थी, जैसे अभी मेरा गांव मेरा देश वगैरह कुछ फिल्मों का नाम उन्होंने लिया नरवेकर साहब ने। वाकई में एंटरटेनमेंट के पैमाने पर देखा जाए तो बड़ी शानदार फिल्में हैं, लोगों को आज भी याद है उसके गाने, धर्मेंद्र का काम, विनोद खन्ना और सब, आशा पारेख। तो वो क्या आपको लगता है क्या रहा होगा, अजय जी? जी जी, नमस्ते आप सभी को। और आपने सही मुद्दा पकड़ा है, वो सही पॉइंट पे हम लोग पहुंचे हैं कि चाहे वो शम्मी कपूर हो, चाहे राजेश खन्ना हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो। अमिताभ बच्चन के बाद भी नया जनरेशन जो आता गया और बहुत सारे बंच ऑफ एक्टर्स आ गए, मनोज कुमार भी आ अपने गए, बेटों से भी प्रशांत कम्पीट नील किया भी। इन्होंने। जी अपने बेटों के हीरोइनों के साथ भी हीरो बनकर के आए वो। हाँ, जी 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 जी। तो मुझे लगता है कि उनमें जो एक सहजता है ना, सहजता के साथ साथ जो हीमैन वाली इमेज, या एक जो हिंदी फिल्मों को एक मर्द चाहिए होता है, एक पुरुष चाहिए होता है, वो वाली इमेज को भी बरकरार रखा उन्होंने, जो कि बाकी दूसरे एक्टर थोड़ा लैक करते रहे। और इन सारी खूबियों को लेकर के प्रभावित होते हैं। उन्होंने वैरायटी ऑफ फिल्म की, उन्होंने एक जॉनर की फिल्म नहीं की। जैसे अमिताभ बच्चन आ गए, एंग्री यंग मैन बन गए, या एंग्री यंग हीरो बन गए, और उसके बाद उस तरह की ही फिल्में करते गए। उस दौर में भी धर्म जी अलग किस्म की फिल्में करते रहे। आपने सही अपनी भूमिका में जो कहा कि एक समय के बाद, या संजीव जी ने उसको रेखांकित भी किया कि कैसे वे एक्शन फिल्मों में आ गए और फिर एक्शन के होके रह गए। मेरा मानना है कि सिर्फ वहां रह के सिर्फ एक्शन ही नहीं करते रहे, वो बीच बीच में नया जमाना जैसी भी फिल्म करते हैं, ज्वार भाटा भी करते हैं, और भी दूसरे तरह की फिल्में करते हैं, और दोस्तों के लिए भी फिल्में करते हैं। तमाम तरह की फिल्में करते करते हुए अरे एक खास पहचान के साथ बढ़ते रहे, और एक सिंसियरिटी उनके काम में लगातार दिखती है। चाहे वो किसी भी तरीके की साधारण भी फिल्में कर रहे हो, तो अपने ही समकालीन दूसरे साधारण अभिनेताओं से वे ऊपर नजर आते हैं। इसलिए नजर आते हैं कि पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ पर्दे पे अपनी भूमिका को निभाते हुए दिखते हैं। जब डायलॉग बोलते हैं, उर्दू दा है वो, उर्दू से हिंदी से बोलते हैं, या उर्दू ही पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट भी उनको उर्दू में दी जाती है या मंगवा लेते हैं, या उसको ट्रांसक्राइब करवाते हैं उर्दू में। उसकी वजह से जबान साफ है। आप देखेंगे दूसरे एक्टर जो उनके समकालीन है, अमिताभ बच्चन के अलावा बाकी लोगों के पास डायलॉग डिलीवरी में ये स्पष्टता नहीं है जो उनके पास है। अपनी बात को पूरे वजन के साथ रखना, जो चीजें अपील करती हैं। दूसरे, जैसे इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए कि महिलाओं के बीच उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी, और वो उनकी परमानेंट दर्शक रही है। अगर कभी सर इस ढंग का कोई अध्ययन नहीं हुआ है धर्म जी को लेकर के, लेकिन उनके दर्शकों का बड़ा हिस्सा जो कभी डिगा नहीं, कभी हिला नहीं, वो महिलाओं का रहा है। और वो कहीं ना कहीं उस ही मैन इमेज या उस पुरुष इमेज को लेकर के ही प्रभावित रहा होगा। हो सकता है अध्ययन करने से पता चलेगा कि जो हमारे उम्र की औरतें होंगी, लड़कियां होंगी, वो उन्हें क्यों पसंद करती हैं, वो अगर पूछा जाए तब ये पता चलेगा कि क्या हुआ था। तो ये सारी खूबियां हैं जिसकी वजह से वे नजर आते हैं कि एक अलहदा एक्टर के तौर पे। उनकी उससे बड़ी भूमिका उनके निर्माता के तौर पर मुझे दिखाई पड़ती है, या मददगार के तौर पर दिखाई पड़ती है। निर्माता तो वो खुद बने जब बेटे को लॉन्च करना था। उसके पहले एक आध फिल्में प्रेजेंट की थी उन्होंने, जैसे सत्यकाम भी उन्होंने प्रेजेंट की थी। लेकिन बेताब के बाद से वे एक सॉलिड प्रोड्यूसर के तौर पर सामने आते हैं। चाहे बेताब हो, घायल हो, घातक घातक नहीं, घायल हो, और भी दूसरी बरसात हो, ये सारी फिल्में प्रोड्यूस करते रहे वो। और इसके साथ कई सारे टैलेंट को भी उन्होंने मौका दिया, जिसकी कोई ज्यादा चर्चा नहीं होती है। साथ ही आप अगर कभी उनके जीवन के बारे में जाने, उनके दोस्तों से पता करें, तो मुंबई का उनका घर पंजाब से आने वाले सभी स्ट्रगलर के लिए
मुंबई आने वालों के लिए एक धर्मशाला भी बना हुआ था वो, जहाँ पे आकर के वो आराम से रुक सकते थे। और प्राजी है, अपने पिंड दा छोकरा है, ये सारी बातें होती थी और लगातार वे मदद कर देते हैं। आपको बताऊं मैं कि उनके जो ड्राइवर थे, उनके जो असिस्टेंट थे, वे सारे लोग प्रोड्यूसर बन गए। उनको उन्होंने बढ़ावा दिया और वे सारे लोग आज स्टैब्लिश है इंडस्ट्री में। उनके जो सिंपल फाइट मास्टर थे, जो छोटे छोटे एक्शन सीन करते थे, आज एक बड़े फाइट मास्टर के तौर पे काम करके रिटायर हो चुके हैं। तो ये दूसरे लोगों में, मैं दूसरे एक्टरों में ये सारी खूबियां नहीं देख पाता हूं मैं। मेरी मुलाकातें हैं उनसे, 2-4 मुलाकातें हैं, और आज ही मैं उनकी कुछ पुरानी बातें सुन रहा था, याद कर रहा था, तो मुझे याद आया कि एक बिमल राय के साथ का किस्सा उन्होंने कभी सुनाया था। पता नहीं आपने कहीं पढ़ा या सुना है कि नहीं, कि जब फिल्म फेयर के लिए जब वो गए और बिमल राय थे, गुरुदत्त थे, ये सारे लोग चुनाव कर रहे थे, तो इंटरव्यू देने के बाद या बातचीत होने के बाद से जैसे एक किसी भी कंपटीटर की जिज्ञासा होती कि क्या हुआ भाई, मेरा चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बताते हैं वो कि सारे उनके असिस्टेंट, जो कि उस समय के सारे दिग्गज लोग ही थे, वो लोग बड़े ही लापरवाह तरीके से, अरे रुक जाना, सुनना, अभी देखते हैं ना रिजल्ट क्या आता है, ऐसी बातें कर रहे थे। तभी अंदर से आवाज आई और उन्होंने शायद अपने किसी असिस्टेंट को भेजा कि धर्मेंदु को बुलाओ। तो पहले इनकी समझ में नहीं आया कि धर्मेंदु कौन है, तो बताया गया कि नहीं, वो बिमल जी धर्मेंद्र नहीं बोल सकते, बंगाली आदमी है, तो वो धर्मेंदु बोल रहे थे। तो धर्मेंदु को बुलाया गया और बहुत ही भावुक होकर धर्म जी ने सुनाया था कभी कि उन्होंने अपना टिफिन खोला, बिमल राय टिफिन लेके गए थे, टिफिन खोला और टिफिन से रोटी खिलाई, और जब ये रोटी खिलाई तो धर्म जी को भरोसा हो गया कि शायद मेरा सिलेक्शन हो गया है, और वो खुश हुए। और सचमुच में बिमल जी ने कहा कि तुम मेरा बंदनी फिल्म कर रहा है, तू हीरो रहेगा उसका, नूतन तेरे साथ काम करेगी और अशोक कुमार भी रहेंगे। और फिर बताते हैं कि वहां से कैसे वो सारा फिर मामला वाह, आगे बढ़ा और बड़ा फिर खूबसूरत क्या किस्सा है। चीजें। हम्म। तो वाह। ऐसे बात, जी एक जी। और किस्सा उन्होंने सुनाया था उनके बचपन का, वो मैं सुना देता हूँ। ज्यादा बताते कि नफरत की भावना या नफरत की फीलिंग मेरे अंदर सबसे पहली बार कब आई थी। कहते हैं कि बचपन में मैं अपने घर के सामने खेल रहा था और एक ग्वाला आया, दूध वाला, और उसने बछड़े को, जो बछड़ा दूध पी रहा था, उसको ले जाके बगल में किसी खंबे में बांध दिया और दूध होने लगा। ये बात देख करके बालक धर्मेंद्र को बहुत ही तकलीफ हुई, क्योंकि वो बछड़ा जो था चिल्ला रहा था मौ मौ करके। तो ये गए और जाके उसको खोल दिए और वो आ गया फिर से। और फिर जो होता है, उसने जो झपट्टा मारा वहां पे, तो बकेट गिर गया और दूध गिर गया, ग्वाला गिर गया, सब कुछ हुआ। जाके उसने माँ से शिकायत की, तो माँ ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो 2.5 साल का बच्चा है, वो कैसे जाकर के ये खोलेगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि 2.5 साल की उम्र में धर्म जी ने जाकर के वो खोला, और उस ग्वाले को लेकर के उनको इतनी नफरत की भावना आई कि फिर उसके बाद वो कभी चाहते नहीं थे उनके सामने दूध दूध आ जाए। ये 2 घटनाएं थी बस, क्योंकि हम बहुत बात कर रहे हैं धर्म जी, जी जी। उनके व्यक्तित्व के बिल्कुल दूसरी बिल्कुल। हिस्से भी सामने बिल्कुल आने चाहिए। बिल्कुल। नहीं शुक्रिया। नहीं, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किस्सा सुनाया। मनमोहन जी, आपके पास आता हूँ। जब मैं पिछली बार आपके ये सवाल आपसे पूछा था मैंने, तो आपका कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो गया था। मैं आपके पास वही सवाल लेकर के आता हूँ, लेकिन उसमें मैं चाहूंगा, चूंकि संजीत जी ने उसमें अपना पक्ष जोड़ा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने भी हिंदी सिनेमा को बहुत करीब से देखा है, उसका काफी गहन विश्लेषण आप करते हैं। धर्मेंद्र जैसे कलाकार, अभिनेता और स्टार, मतलब उनके अंदर उनका स्टार पक्ष बहुत प्रबल है, बहुत लोकप्रिय स्टार हैं और सफलतम अभिनेताओं में उनकी गिनती होती है। बावजूद इसके कि एक के बाद, जैसे हम कभी कह रहे थे कि एक के बाद एक बड़े बड़े अभिनेता आते गए और उनके नाम से एक दौर चलता गया, चाहे शम्मी कपूर हो, चाहे राजेश खन्ना हो, चाहे अमिताभ बच्चन। लेकिन धर्मेंद्र जो है वो अपना एक, उनका आपका एक मार्केट बना रहा। प्रोड्यूसर जो है उनके लिए, उनको लेते थे और उनकी फिल्में जो है पैसा कमा के उनको दे देती थी, तो उनका भी अपना एक मार्केट था। लेकिन धर्मेंद्र को एक एक्टर के तौर पर, क्योंकि हम ये भी ना भूलें कि वो इतनी अच्छी फिल्में कर, इतनी पॉपुलर फिल्में, कामयाब फिल्में करने के बावजूद और इतना लंबा सफर करने के बावजूद, स्थिति ये है कि धर्मेंद्र को आज भी जो है वो
फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कोई ऐसा पुरस्कार नहीं मिला जिसको कि उनके अभिनय के लिए माना जाए, जैसे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार उनको नहीं मिला, जो कि एक हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान है आपके अभिनय में योगदान के लिए। उनको फिल्म फेयर की तरफ से कोई अभिनय के लिए कोई पुरस्कार नहीं मिला, हालांकि वो नॉमिनेट कई बार हुए, लेकिन उनको किसी और उन्होंने भी कुछ थोड़ा समय पहले एक इस तरह की अपना दर्द बयान भी किया था कहीं कि मतलब सत्यकाम जैसी फिल्म के लिए भी मुझे जो है कोई किसी ने पुरस्कार के लायक नहीं समझे, जबकि सत्यकाम निश्चित तौर पर हिंदी में सिर्फ धर्मेंद्र की फिल्म के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक जो एक मिडिल क्लास की जो वैल्यूज होती हैं, जो एक मॉरल कंपास की तरह गिना जाता है, वो उस तरह के सिनेमा में सत्यकाम का एक अपना विशेष दर्जा है ऋषिकेश मुखर्जी की उस फिल्म का। आप किस तरह से व्याख्यायित करना चाहेंगे मनमोहन जी धर्मेंद्र के फिल्म करियर को, उनकी पर्सनैलिटी को, उनके एक्टिंग स्टाइल को? पहले मैं सभी को नमस्कार। अजय जी की बात को कंटिन्यू करते हुए मैं कहूँगा कि उनका जो व्यक्तित्व रहा है वो बहुत बड़ा रहा है, और उस दूसरी बात जो कमी एक रही कि धर्मेंद्र पर कोई पुस्तक अभी तक नहीं आई है, ना तो उनकी जीवनी आई ना कथा आई, और ये जो चीज है ये एक बहुत जरूरी बात है कि उन पर एक पुस्तक आनी चाहिए, मुझे लगता है। एक पुस्तक आई है सर, एक पुस्तक आई है, एक पुस्तक आई है जो जीवनी है उनकी, क्या पूरी? जी 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 जी, अच्छा। तो उनकी जीवनी, मुझे लगता है उसमें ये सब पहलू आने चाहिए उनके व्यक्तित्व के। तो उनका जो खास बात रही वो कि वो शुद्ध अभिनेता रहे और वो उच्च कोटि के अभिनेता रहे। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि अभिनेता जो रहता है उसको, जैसे अपने दिलीप कुमार हो, देवानंद है, राज कपूर है, मुझे लगता है कि उनके अगर बात भी माना जाए तो धर्मेंद्र का नाम आना चाहिए। तो इसमें मुझे इस बात से आपत्ति थोड़ी रही कि जब मनोज कुमार को मिला तो उस समय भी हर बार ही हम ये अपेक्षा करते थे कि इस बार धर्मेंद्र को दादा साहब फाल्के मिल जाएगा, लेकिन कहीं कोई इमेज की बात रही या कोई और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो ये दादा साहब फाल्के मिलना ना मिलना अब धीरे धीरे एक शायद गौण भी होता जा रहा है, पर फिर भी वो इम्पोर्टेंट पुरस्कार तो है ही। पर धर्मेंद्र को अगर हम शुरू से ही देखें तो वो एक जो अभिनेता रहने का उनका एक गुण रहा, उससे शायद उन्हें थोड़ा नुकसान भी हुआ कि वो पूरी तरह से निर्देशक की जो भी बात थी उससे पूरा मानना उनका स्वभाव रहा। और जैसे दिलीप कुमार के बारे में कहा जाता है, और राई मासूम रजा का भी किस्सा है कि वो संवाद वगैरह उन्होंने, मतलब कुछ लोगों ने हमेशा ये ध्यान रखा कि मैं ये संवाद नहीं बोलूंगा या ये नहीं करूंगा, थोड़ा अपने रोल को लेके भी बहुत रहे। और हमारे यहाँ ये एक बड़ी, हमारे दर्शकों में भी ये एक कमी है कि भूमिका से अभिनेता को जज करते हैं, जो बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि आप 200 फिल्में कर रहे हैं तो 200 अलग अलग भूमिकाएं कर रहे हैं, तो उसमें भूमिका से आप अभिनेता को क्यों जज कर रहे हैं, उसके रोल से उसे क्यों नाप रहे हैं? वो तो उसे कहानी में दिया गया है, उसे निर्देशक ने दिया है या उसे करने को दिया है, तो वो नरम धर्म और गरम धर्म और ये सब चीजें जो जोड़ दी गई उनके साथ, उससे कुछ बातें हुई। लेकिन जहां तक उनके अभिनय का सवाल है, मैं समझता हूँ कि वो मैं चौथे नंबर पे हमें उन्हें आते ही हैं, और फिर उनका काम बहुत बड़ा है। अब ये काम, क्योंकि एक हिंदी सिनेमा में ये तो है ही कि आप कुछ ही फिल्मों से जाने जाते हैं। अब अगर आप कहें नरम धर्म और गरम धर्म वगैरह, तो जब उन्हें ये कहा गया कि आप कोई हाथ नहीं हिलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, और तब वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। अनुपमा जैसी फिल्म में मैं तो सोचता हूँ कि ये या दिल की सुनो दुनिया वालों या मुझको अभी चुप रहने दो,
इस एक गाने के लिए ही वो एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की छाप छोड़ते हैं हमारे ऊपर। या मुख्तसर सी बात है, तुमसे प्यार है, बहुत सुंदर गीत है तो वाकई। ये जो चीजें हैं उनकी, वो बताती हैं कि वो किस तरह से रोल के अंदर अपने आप को पूरी तरह से लेते हैं। और फिर अब बंदिनी वगैरह में भी जैसे है, तो उनका अशोक कुमार से मुकाबला है, और पहली फिल्म है, और पहली फिल्म मतलब मेरे हिसाब से जो हम लोगों ने देखी, मतलब हमें लगा, तो उसमें वो बहुत प्रभावित करते हैं आपको अपने रोल से। अब उस रोल को अगर हम एनालाइज करें तो वो रोल में आप जाएंगे तो वो कमजोर हो जाता है, या थोड़ा सा कि भाई वो आदमी छोड़ के चला जाता है डॉक्टरी जेल में, जबकि उसकी जरूरत होती है, या फिर अशोक कुमार ही मुख्य अभिनेता हैं, वो उनके साथ सह अभिनेता की तरह हैं। तो ये सब बातें धर्मेंद्र के साथ जो खास बात रही कि वो जो उनका समर्पण रहा अभिनय के प्रति, और कभी भी किसी को प्रश्न न करना अपने निर्देशक को या किसी को, उससे शायद उन्हें कुछ मतलब नुकसान हुआ मुझे लगता है। लेकिन वो लगातार यहाँ तक कि अब लाइफ इन मेट्रो में भी उनका जो काम है, मुझे वो पसंद आया कि उसमें वो प्रेमी की भूमिका में जिसमें वो हैं, और आगे भी उन्होंने जो काम किया, यानी उनका अभिनय का रेंज आप देखें तो बहुत बड़ा रेंज है। और ये तो बात साफ ही है कि हम उन्हें उनकी 12-15 फिल्में जो ऋषिकेश मुखर्जी के साथ 5 फिल्में हैं, उनसे ही वो जाने जाते हैं, और उन 5 फिल्मों में उनका अलग अलग किरदार है, अलग अलग बहुत अच्छा रोल है। अब जितना हम एनालाइज करते हैं इन फिल्मों के अलग अलग खूबियां भी हमें नजर आती हैं। जैसे सत्यकाम ही फिल्म है, तो सत्यकाम फिल्म एक उपन्यास पर आधारित है, उसमें संजीव कुमार एक कथा कह रहे हैं, और फिर धर्मेंद्र उसमें किरदार हैं। और उसमें जो मुझे एक छोटा सा पहलू नजर आया वो ये कि कहीं वो भूमिका में ऐसा जो मैंने महसूस किया कि वो स्वीकार तो करता है उस महिला को, जो पति जो भी उसको कहें, लेकिन उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता। तो वो एक इस तरह के जो पेच हैं वो धर्मेंद्र के साथ जुड़े रहे हैं। जैसे कि शोले में एक वो दुय्यम भूमिका में आ जाते हैं, फिर एक तरह से अमिताभ बच्चन ही सारे निर्णय लेते हैं। तो ये जो रोल और किरदार के साथ उन्हें जोड़ देना धर्मेंद्र को, इस तरह से बहुत ज्यादा हुआ है मुझे लगता है। वरना तो वो हमेशा उच्च कोटि के अभिनेता रहे हैं, और जी। उन्हें जो भी रोल दिया गया है, जैसे जेपी दत्ता की फिल्मों में बाद में उन्होंने जो काम किए वो भी बहुत अच्छा रहा। वो भी गुलामी। मानी जानी चाहिए। हथियार, बंटवारा, गुलामी, ये सब फिल्में भी उनकी बड़ी फिल्में हैं। तो उनका रेंज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा काम वो करते रहे। और ये तो होता ही है हिंदी सिनेमा में कि स्टार ओरिएंटेड सिनेमा है। तो ऋषिकेश मुखर्जी को भी जब लगा कि भाई हमें अमिताभ बच्चन मिल सकते हैं, हमें राजेश खन्ना मिल सकते हैं, तो उन्होंने उन्हें भी लिया। लेकिन इन्होंने कभी अपनी विनम्रता से कभी उनके साथ, मतलब ये जो हमारे अभिनेताओं की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है कि ये हमेशा इस बात की पहचान बनाए रखी इन्होंने कि कौन अच्छा निर्देशक है और किसके साथ हमें काम करना है। और जब उन्होंने बुलाया तो इन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, भले ही वो सत्येंद्र बोस हो, भले ही वो मतलब खामोशी के डायरेक्टर हों। तो ये जो चीजें हैं, ये इनकी खूबियां मुझे लगता है बहुत बड़ी खूबियां हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही मनमोहन जी। आपने जो एक बात कही, मैं पारक साहब आपके पास आता हूँ। मनमोहन जी की एक बात जो उन्होंने कही कि हम लोग एक्टर्स को उनकी भूमिकाओं के इसमें बांध देते हैं और फिर उनका एनालिसिस उसी आधार पर करते हैं। तो धर्मेंद्र की जिस फिल्म का जिक्र अभी उन्होंने अपने आखिरी हिस्से में किया, सत्यकाम का,
सत्यकाम वाकई में एक ऐसी फिल्म है जो मतलब आज के दौर में खास तौर से वो एक फिल्म ऐसी है जिस पर अलग से पूरी बातचीत की गुंजाइश है, जिसमें क्योंकि वो एक बहुत जबरदस्त आइडियलिज्म को लेकर के चलने वाले इंसान की कहानी है। और वो धर्मेंद्र के करियर का तो बहुत हाई पॉइंट है ही, ऋषिकेश मुखर्जी के सिनेमा का भी एक हाई पॉइंट है, लेकिन जो हिंदी सिनेमा है वो जो एक आइडियलिज्म लेके चलने वाला हिंदी सिनेमा है खास तौर से, उसका एक बहुत कहना चाहिए बहुत शाइनिंग एग्जाम्पल है कि और वो किस तरीके से एक पौराणिक प्रतीक को, सत्यकाम जबाल का जो प्रतीक है उसको कैसे वो आज की कहानी में पिरोते हैं और कैसे एक सबका उन्होंने उसमें डिलेमा दिखाया, सबका उसमें जैसे कि जो अशोक कुमार का रोल है कि जो वो अपने उसको स्वीकार नहीं करता उस लड़के को जो कि एक रेप विक्टिम का मतलब बच्चा है, लेकिन अंततः उसको पश्चाताप होता है, कहानी आकर के एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होती है। राजेंद्र सिंह बेदी के जो डायलॉग है, डायलॉग इतने शानदार है जिसमें वो कहता है कि भाई सच बोलने का अभिमान नहीं होना चाहिए, सच बोलने का साहस होना चाहिए। तो ये जो अपने बड़ी बात है, ये एक बहुत मतलब इतनी इंटरेस्टिंग फिल्म है वो सत्यकाम। सत्यकाम को ले करके या सत्यकाम के को एक थ्रेड बना करके क्या धर्मेंद्र के जो जो पूरा करियर है, एक्टिंग है या जो उनकी जो कहना चाहिए सर्वश्रेष्ठ भूमिका है, उनको आप किस तरह से देखना चाहेंगे परख साहब? नमस्कार, सभी को नमस्कार। दरअसल अभी तक जो बातें कही गई है उसमें कमोबेश धर्मेंद्र के एक अभिनेता व्यक्तित्व के सभी पहलू आ चुके हैं और जैसे अजय ने इस बात को रेखांकित किया कि उन्होंने कई तरह के रोल किए और इसी तरह से मनमोहन चड्ढा जी ने जो कहा कि वो उनको किरदार के द्वारा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र अभिनेता के रूप में। मेरा अपना विचार यह है कि धर्मेंद्र कोई विचारवान अभिनेता नहीं है, वो अभिनय के प्रति पूरी तरह समर्पित है, लेकिन जब वो कोई भूमिका निभाते हैं तो वो भूमिका को जिस तरह से, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से निर्देशक उन्हें व्याख्यायित करता है, उन्हें बताता है, वो अपनी पूरी लगन के साथ और पूरे समर्पण के साथ उसे निभाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभिनय के जो बुनियादी विशेषताएं हैं या अभिनय के लिए जो करना जरूरी होता है वो धर्मेंद्र करते रहे। अगर आप ध्यान दें तो धर्मेंद्र ने बहुत सारी भूमिकाएं की। सत्यकाम की भूमिका कोई सरल भूमिका नहीं है, कठिन भूमिका है। या अनुपमा में लग सकता है कि फिल्म तो पूरी तरह से जैसा संजीत जी ने कहा भी कि शर्मिला टैगोर और उसके पिता की भूमिका निभाने वाले तरुण बोस की कहानी है, लेकिन धर्मेंद्र की उपस्थिति जिस रूप में वहां की गई है उस रूप में वो प्रभाव छोड़ते हैं। मतलब शर्मिला टैगोर जैसी जो भी रोल उसमें अनुपमा के रूप में वो जो भी भूमिका निभा रही है उसमें वो एक ऐसे कलाकार व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित होने के लिए जरूरी जो व्यक्तित्व निर्मित होना चाहिए वो धर्मेंद्र में दिखता है। अगर हम उनके ही मैन वाले रोल से तुलना करें तो सत्यकाम की भूमिका है या अनुपमा की भूमिका है या मैच दीदी की भूमिका है, ये सब मजली दीदी की, जो हिंदी में मजली दीदी के नाम से बनी मजली दीदी की भूमिका है, ये सब भूमिकाएं या चुपके चुपके की भूमिका है, ये सब भूमिकाएं इस तरह की है जिसे वो पूरे लगन के साथ, पूरे समर्पण के साथ करते हैं। और उससे करते हुए जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हीमैन का एक व्यक्तित्व उनके साथ जुड़ गया है उसको वो आड़े नहीं आने देते। मतलब अगर हम फूल और पत्थर को देखें या और जो उनकी इस तरह की फिल्में हैं उनको आड़े नहीं आने देते। मुझे लगता है कि इन दोनों को अलग करके देखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों उनके अभिनेता के रूप में उनके व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण पहलू हैं और बहुत अच्छे ढंग से। लेकिन ही मैन वाले रोल में मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा
दो जैसे फूल और पत्थर में वो हीमैन की तरह ही है, लेकिन एक भावुक इंसान के रूप में भी है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हीमैन मार धाड़ में ही यकीन करने वाला व्यक्ति है। जब वो मीना कुमारी जो एक विधवा स्त्री है उसके संपर्क में आता है, तो उसके व्यक्तित्व में जो बदलाव आता है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन वो बदलाव के जो बदलाव आता है वो पहले से उसके अंदर मौजूद है। वो मौजूद इस रूप में है कि जिस घर में वो रहता है उस घर के सामने पेड़ के नीचे एक बुढ़िया बैठी हुई है, लीला चिटनिस ने उसे निभाया है, उसकी वो मदद करता है। और उस मोहल्ले में ऐसे कई लोगों की वो मदद करता है जिनको मदद की जरूरत है, और खतरा उठाकर भी। तो ही मैन का मतलब सिर्फ मार धाड़ नहीं है। ही मैन में एक जो इंसानियत वाला गुण होना चाहिए, जो करुणा का गुण होना चाहिए, वो उनके साथ जोड़ के पेश किया गया, और इसके कारण ही उनका ही मैन वाली भूमिकाएं पॉपुलर भी हुई। लेकिन बाद के दिनों में उनके ही मैन के साथ एक और पहलू जोड़ा गया जो बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर उससे ही मैन का जो ही है वो कहना चाहिए कि कैपिटल की बजाय स्मॉल में हो जाता है, और वो ज्यादा अच्छा है। प्रतिज्ञा देखें आप या शोले देखें, इन सबों में क्या किया है कि उनको हास्य से जोड़ दिया गया है, कॉमेडी से जोड़ दिया गया। कॉमेडी जिससे जोड़ने से क्या है कि हीमैन में जो एक कठोरता और जो सख्ती होती है उसको सॉफ्ट कर दिया गया, और वो ज्यादा आकर्षित हो जाती है। मतलब मुझे प्रतिज्ञा कोई बहुत बड़ी और अच्छी फिल्म नहीं है, लेकिन वो फिल्म की जो प्रस्तुति है और खास तौर पर उसमें जो कॉमेडी है, वो कॉमेडी बहुत बहुत प्रभावशाली है। इसी तरह से ये शोले के अंदर भी हुस ये लगता है, ये मनमोहन चड्ढा जी का कहना सही है कि जब अमिताभ बच्चन से तुलना करते हैं तो लगता है कि ये सेकंड स्टेज पर है, दूसरे चरण पर है। पहला नायक एक तरह से अमिताभ बच्चन है, लेकिन अमिताभ बच्चन का नायक तो वही है जो कि वो निभाते रहे हैं एंग्री यंग मैन का। धर्मेंद्र की भूमिका अलग तरह की है, और धर्मेंद्र की भूमिका ज्यादा कठिन इस अर्थ में है कि वो कॉमेडी के साथ ही इसे निभाते हैं, और वो कॉमेडी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण है। लेकिन ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि सत्यकाम पर वापस आ सकूं कि जब वो चुपके चुप कुछ को छोड़ दें, तो ऋषिकेश मुखर्जी की या बिमल रॉय की, हालांकि एक ही फिल्म की, ये सब भूमिकाएं कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। प्रभावशाली इस अर्थ में है कि आप देखेंगे कि जो हीमैन वाली भूमिका है वो दर्शकों के एक ऐसे समूह को प्रभावित करने वाली है जो हिंदी फिल्मों का सबसे कहना चाहिए कि जो सबसे बड़ा और व्यापक दर्शक समूह है, जो आगे की सीटों पर बैठते हैं, जो जिन्हें एक इस तरह का नायक चाहिए जो जिनकी तरफ वो आकृष्ट हो सके, और वो धर्मेंद्र में उन्हें दिखाई देता है। ये भी संभव है कि लड़कियां भी उसके इस ही मैन वाले व्यक्तित्व से प्रभावित होती हो। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में जो है वो एक शिक्षित मध्य वर्ग वाले दर्शक जिनकी अभिरुचियां चाहे तो हम उसे एलिट भी कह सकते हैं या ऐसी कह सकते हैं जो ज्यादा शिष्ट किस्म की है, जो बेहतर फिल्में चाहते हैं, उन बेहतर फिल्मों में धर्मेंद्र जैसे अभिनेता को स्वीकार किया जाना और अटपटा न लगना। मतलब हमें धर्मेंद्र अनुपमा में अटपटे नहीं लगते, या किसी भी फिल्म में चुपके चुपके में जो भूमिका है वो एक प्रोफेसर की भूमिका है, लेकिन जिस तरह से वो भूमिका निभाई गई है उसमें कहीं भी ये नहीं लगता कि वो प्रोफेसर नहीं है, कॉमेडी रोल होते हुए भी। तो धर्मेंद्र के व्यक्तित्व के ये जो दो अलग अलग पहलू हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं लगता है, जी मुझे ये लगता है कि सत्यकाम जैसी भूमिकाएं वो इतने प्रभावशाली रूप में निभाने के पीछे कारण जो है, जैसा कि कहा गया कि जो अच्छे निर्देशक थे
उनके साथ न केवल काम करना, उनके कहे अनुसार उसको बिल्कुल अपने अंदर जज्ब करके उस भूमिका को निभाना, ये जी एक डायरेक्टर की भूमिका रही है, महत्वपूर्ण रहा है। और ये इसकी तरफ बहुत ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए कई बार क्या होता है कि उनके हीमैन इतना हावी हो जाता है उनके बारे में बात करते हुए, वो उनके बिल्कुल, साथ ईमानदारी नहीं बरतता। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक विडंबना है हमारे विश्लेषण की भी, और जिस तरह से उनको एक इमेज में कैद कर दिया गया वो। तो पटेल साहब, मैं आपके पास आता हूँ। जो बात पारक साहब ने कही, कहीं आवाज आ रही है पीछे से किसी संवाद की। तो ठीक है, अब आवाज मेरी आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन आपके साथ साथ मुझे लगता है कुछ और संवाद भी कहीं आसपास आपके चल रहा है, शायद, या उसकी आवाज आ रही है। एनीवे, मैं जो आपसे पूछना चाहता था, कहीं ना कहीं कोई आवाज आ रही है आपके इर्द गिर्द ही, शायद आपके ही इर्द गिर्द आ रही है। फ्रीज हो गए जयेंद्र पटेल, फ्रीज हो गए। बहरहाल, जब तक वो लौटते हैं तब तक मैं संजीत जी आपके पास ही आता हूँ। सत्यकाम के हवाले से जो बातचीत पारक साहब ने कही, क्योंकि सत्यकाम का जिक्र हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने महसूस किया, वो एक ऐसी फिल्म है। पटेल साहब, आप हाँ, मैं सुनाई दे रही हूँ, हाँ सुन पा रहा हूँ, बोलिए सर। हाँ, नहीं, मैं आप ही के पास आ जाता हूँ। चलिए, क्योंकि आप नहीं थे इसलिए मैं संजीत जी के पास जा रहा था। मैं आपकी राय जानना चाह रहा था कि जो यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं और जिन फिल्मों का जिक्र हुआ, खासतौर से सत्यकाम का जिक्र थोड़ा विस्तार से इसलिए हुआ क्योंकि हम सभी का मानना है कि सत्यकाम न सिर्फ धर्मेंद्र के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, जैसे होता ना कि देवानंद का के अभिनय का जो एक जेनिथ है, उनका जो एक उत्कर्ष है, वो है गाइड। हम मानते हैं कि गाइड उनके अभिनेता, जैसा संजीत जी ने कहा कि वो बहुत अच्छे एक्टर नहीं थे, लेकिन हाँ, कुछ फिल्मों का जिन्होंने नाम गिनाया उसमें गाइड को ऑब्वियसली सब लोग रखते हैं। उसी तरह से धर्मेंद्र को अगर एक एक्टर के कसौटी पर कसना होगा, स्टार नहीं, एक एक्टर के तौर पर, हीमैन वाली कैटेगरी से बाहर निकाल के, तो सत्यकाम निश्चित तौर पर एक ऐसी फिल्म गिनी जाएगी जो जहां उनके अभिनय का सर्वश्रेष्ठ दिखता है, जहां हिंदी सिनेमा अपने सर्वोत्तम रूप में दिखता है, जहां ऋषिकेश मुखर्जी का निर्देशक है, जहां राजेंद्र सिंह बेदी के संवाद है, और वो एक समय एक ऐसा एक मॉरल कंपास हमारे लिए खड़ा करता है सिनेमा की, आपको सच्चाई के साथ खड़ा होना। जब धर्मेंद्र का वो जो उसमें बहुत अच्छा संवाद है, जब वो अपने बारे में कहता है कि मैं इंसान हूं, भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति, मैं उसका प्रतिनिधि हूं, मैं किसी अन्याय के साथ कोई सिला नहीं करूंगा, कभी नहीं। तो ये जो उस आदमी की दीवानगी है सच को लेकर के, ये मतलब अगर हम 60s का जो दौर देखें, जो हमारा हिंदुस्तान उस वक्त जो बन रहा था, जो समाज बन रहा था, उसमें जिस तरह का सिनेमा एक मॉरलिटी समाज के सामने लाने की कोशिश कर रहा था, सत्यकाम उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। और धर्मेंद्र के करियर का तो है ही। लेकिन आप जो है, जो कि हम लोग पॉपुलर सिनेमा के संदर्भ में भी धर्मेंद्र को देखते ही हैं, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा पॉपुलर सिनेमा का है, और वो जो शोले वगैरह की जिक्र है तो उसमें बहुत सारी बातें आ जाती है। मजेदार बात यह है कि शोले में धर्मेंद्र जो है वो जो वीरू की भूमिका उनको मिली, वो उसको नहीं निभाना चाहते थे, और ठाकुर का रोल, जो संजीव कुमार का रोल था, वो उसको निभाना चाहते थे, और रमेश टिप्पी से लगभग उनका झगड़ा हो गया था, ऐसा मैंने पढ़ा। तो बहरहाल किस्से कहानियां इस तरह के चलते रहते हैं, लेकिन ये जो बातें हैं, ये मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा पटेल साहब कि धर्मेंद्र को आप एक एक्टर के तौर पर, एक स्टार के तौर पर, एक इतना लंबा समय गुजार चुके अभिनेता के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं? धर्मेंद्र को मैं बहुत बड़ा हीरो मानता हूँ, बहुत बड़ा हीरो। मतलब भले ही वो विचार और तमाम तरह की चीजों के साथ वैसे नहीं जुड़े हैं जिस तरह से अन्य अभिनेता, पारक जी की बात सही है, लेकिन मुझे धर्मेंद्र के बारे में सोचते हुए, इतनी अच्छी बातचीत हुई है उसमें मैं कुछ ज्यादा जोड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन चड्ढा जी की एक बात मुझे अच्छी लगी कि उनके ऊपर किताब जो है, एक किताब है वैसे, लेकिन उसके अलावा कुछ बहुत गंभीरता से अध्ययन नहीं हुआ है उनके ऊपर। आप सोचिए, मैं जो उनका व्यक्तित्व तो उसी पक्ष पर मैं बोलूंगा, मुझे क्यों धर्मेंद्र इतना पसंद है। और अजय जी ने जो कहा कि स्त्रियां जो हैं उनको इतना पसंद करती थी, तो क्यों करती थी, तो मेरी दो बातें हैं। एक तो ये है कि
आप उस धर्मेंद्र की कल्पना कीजिए जो दिलीप कुमार से इतना प्रभावित है कि चुपके से चोर की तरह उनके घर में घुस जाता है, और जब वो चिल्लाते हैं दिलीप कुमार साहब, तो वो चोर की तरह वहां से भाग जाते हैं। मुझे वो उसकी कल्पना कीजिए। और अनपढ़ में या किसी फिल्म में माला सिन्हा के साथ वो काम नहीं कर पा रहे, इतने शाई हैं, तो माला सिन्हा ने अंत में जाके उनका हाथ जो अपने चेहरे पर रगड़ दिया ताकि उनको थोड़ा कंफर्टेबल लगे कि हाँ हीरोइन से वो बात कर सकते हैं। इस तरह का धर्मेंद्र जो है, आप देखिए उसको, वो विमल राय को प्रभावित कर रहे हैं अपने व्यक्तित्व से, वो देवानंद को प्रभावित कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये जानते ही हैं सब लोग कि लाइन में खड़े हुए थे तो उसमें देवानंद जब गुजरे तो वहां रुक गए, उसकी तरफ देखा और बाहर भीतर जाके उन्होंने हीरो डायरेक्टर से कहा कि एक लड़का है बाहर, उसको तुम चुन लो। ये लेकिन कहानी नहीं है, ये एक फैक्ट है जिसको कि देवानंद और कई लोगों ने इसका जिक्र किया। तो वो जो धर्मेंद्र है, वो धर्मेंद्र देखिए, वो जो सॉफ्ट फिल्म वाली जिसकी बात चर्चा हुई, संजीत जी ने की थी, कि वो जो सॉफ्ट वाला फेज है जिसमें कि उसकी उपस्थिति जो है एक निर्दोष, उसकी आंखों में, धर्मेंद्र की आंखों में एक खास तरह की एक बात है जो कि स्त्रियों को या बहुत सारे लोगों को प्रभावित करती है। आप देवर को देखिए, अनपढ़ को देखिए, बहुत सारी फिल्में हैं। अब वो जो सॉफ्ट धर्मेंद्र है जो प्रबुद्ध लोगों को भी आकर्षित करता है, दर्शकों को भी, निर्देशकों को भी प्रभावित करता है, उसका जो ट्रांजिशन होता है वो मुझे अद्भुत लगा। इन ट्रांजिशंस को देखिए कि शम्मी कपूर के जमाने में भी वो बड़े स्टार हो चुके हैं, राजेंद्र कुमार के साथ फिल्म की उन्होंने, आई मिलन की बेला, तो हीरो से ज्यादा उनको पसंद किया गया। आंखें फिल्म देखिए, फूल और पत्थर को देखिए, वो जो ट्रांजिशन उनका हुआ है इतना सुंदर हुआ है उस कोमल वाले से। एक बड़ी अच्छी बात लगी मुझे पारक साहब की, जो नए हीमैन का निर्माण है, उस हीमैन में एक करुणा का तत्व है, और वो धर्मेंद्र के पूरे व्यक्तित्व में जो एक उसकी जो अलग से सुंदरता है, वो सिर्फ बॉडी की नहीं है, वो सिर्फ चेहरे के प्रोपोर्शन की बात नहीं है जो दिलीप कुमार कहते हैं। उनकी आंखों में एक खास किस्म की ईमानदारी, सच्चाई और एक खूबसूरती है जो एक इंसान को इंसान बनाती है। तो वो चीज, वो ट्रांजिशन मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बात जावेद साहब ने एक बार याद दिलाई थी कि राजेश खन्ना के जमाने में जब सब लोग उड़ गए थे, उस वक्त भी धर्मेंद्र लेकिन टिके हुए थे, वो धर्मेंद्र जो है वो टिके हुए रहे। और अमिताभ बच्चन, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि राजेश खन्ना जा रहे थे और अमिताभ आ रहे थे, तो उस बीच में लेकिन धर्मेंद्र एक नंबर के हीरो थे, और वो एक नंबर के हीरो जो थे वो एक से बहुत क्लोज रहे थे। कुछ हीरो हमारे ऐसे रहे हैं जो एक से बहुत क्लोज रहे हैं, लेकिन वो एक नंबर कम दिनों के लिए रह पाए। विनोद खन्ना भी उसी का कोटि में आते हैं। तो ऐसे हीरोज जो होते हैं उनको उन्होंने लंबी पारी खेली है, लंबी पारी खेली है। उसके बाद अमिताभ के जमाने में भी कोई ऐसा नहीं था कि धर्मेंद्र को कोई कम है, तो उसके उन्होंने अपने तरीके से चुनाव किए। अमर अकबर एंथनी फिल्म को छोड़ दी, और भी बहुत सारी बातें। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो बेपरवाही है, उनको जो एक खास किस्म का उसका एक जो उनका व्यक्तित्व बनता है, उनसे जब पूछा गया कि आपको अफसोस नहीं होता है कि आपने छोड़ दिया अमर अकबर एंथनी, तो उन्होंने कहा मिल भी जाती तो क्या होता। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि एक आदमी जो है ऐसे भी सोच सकता है, और ऐसा सोचते हुए वो समझिए कि 1966 से कम 80-82 तक जो है वो या तो एक नंबर रहे या एक नंबर के बिल्कुल पास रहे, और उनको भारतीय जनता ने छोड़ा नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा था कि अपने बेटे के साथ compete करते हैं, और बेटे से ज्यादा जो है उनको पसंद किया जाता है दर्शकों द्वारा। ये एक खास किस्म की बात है। एक बात और बोलूंगा, एक फिल्म थी दिल लगी, कई लोगों को याद हो, एक संस्कृत के प्रोफेसर का रोल किया था, वो मुझे बहुत पसंद आया था। एक फिल्म थी समाधि में जब आशा पारी जब वो गाती है। और एक और फिल्म थी जिसमें हेमा मालिनी के साथ थी, विनोद खन्ना थे, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ फूल टाइप का ही कुछ नाम था या पत्थर टाइप का कुछ नाम था।
लेकिन उसमें भी वो मुझे बहुत पत्थर और पायल, कवियोग, पत्थर और पायल, पत्थर और पायल, वाह थैंक यू, पत्थर और पायल। तो वो उसमें भी आप देखिएगा कि जो डाकू से ट्रांजिशन होता है उनका एक शहरी में, वो बड़ा दिलचस्प, बहुत अच्छा लगा था। कब क्यों और कहाँ का जिक्र करके उन्होंने, संजीव जी ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो फिल्म भी जो है धर्मेंद्र की पर्सनालिटी के में इस तरह की जो बात है, जो प्रोफेसर के रूप में भी अच्छे लगते हैं, पुलिस अफसर के रूप में भी अच्छे लगते हैं, डाकू के रूप में भी अच्छे लगते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि वेस्टर्न आईज में, जैसे शालीमार फिल्म जब लॉन्च बनाई गई थी, तो शालीमार में उनको एक ऐसा हीरो चाहिए था जिसका लुक वेस्टर्न हो, है ना। तो आप उसमें देखिए धर्मेंद्र का चेहरा, वो हॉलीवुड के स्टार की तरह का चेहरा है। इधर विमल रॉय के उस सॉफ्ट से डॉक्टर के रूप में देखिए, सत्यकाम के उस इंजीनियर के रूप में देखिए, एक डकैत के रूप में देखिए। ये सारे जो शेड्स हैं उनके चेहरे में, ऐसे हीरो को बहुत विचार करने की जरूरत नहीं है। वो एक ऐसा हीरो था जिसको भारतीय जनता में, आप देखिएगा कि पंजाब में ही पॉपुलर नहीं है, वो बंगाल में बहुत पॉपुलर है। और बंगाल से जो उनका स्पेशल कनेक्शन है, वो मुझे कभी कभी संकेत देता है कि धर्मेंद्र जो है जितने बहुत बिंदास और जितने कैजुअल एकदम लगते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी सोचने वाले थे, और उन्होंने अपने तरीके से सोचते हुए अपने फिल्मों में जिस तरह से काम किया है और जिस तरह से उन्होंने अपने संबंध बनाए हैं, वो मुझे मेरे लिए धर्मेंद्र को बहुत महान बनाते हैं। क्योंकि अभी ऋषिकेश मुखर्जी का जिक्र हुआ, ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा था कि उनको जब वो बीमार पड़े थे अंत में, तो धर्मेंद्र ही एकमात्र बड़े हीरो थे जो उनसे मिलने आए थे। तो ये जो धर्मेंद्र की बात है, जबकि धर्मेंद्र को उन्होंने फिल्म ऑफर की थी आनंद, उसके बाद आनंद उन्होंने राजेश खन्ना को दे दी थी। इसके बावजूद धर्मेंद्र के मन में ऋषिकेश मुखर्जी के लिए इतना प्यार रहा, ये धर्मेंद्र जैसे हीरो के लिए संभव था। तो मैं उनकी जो पर्सनालिटी है, मैं उसको अलग से देखता हूँ। और इस कारण से हमारे लिए हमारे क्रिटिक सबसे अच्छे जज नहीं होते हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता जो है, जिसको मास कहते हैं, वो सबसे बढ़िया जज है। हमारे क्रिटिक सबसे अच्छे जज नहीं है। तो एक ऐसा हीरो जो 26 बरस की शादी के बाद, बच्चों के बाद, वो हेमा मालिनी से शादी करता है और भारतीय जनता ने उनको माफ कर दिया। ये माफी किसी और हीरो को नहीं मिल सकती थी। दिलीप कुमार ने जब एक बार किया था तो बहुत बहुत लोगों ने नापसंद किया था। तो ये धर्मेंद्र का ही वो गुडविल है, वो जलवा है, और उसको पसंद करने वाले ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्मेंद्र को ये वो बात भी भुला दी। आज भी धर्मेंद्र बहुत पॉपुलर है, आज भी उनके जो पोस्ट होते हैं उनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। उन्होंने कभी उस तरह से लॉबिंग नहीं की, बहुत चालाकी नहीं की। फिर भी 60-62 से शुरुआत होती है, 66 से 82 तक वो सुपरस्टार थे। उसके बाद की फिल्में भी बहुत अच्छी थी, कई सारी कुछ अच्छी नहीं भी थी। एक लाइफ इन मेट्रो वाला जो जिक्र किया, वो मेरा बहुत अच्छा लगा मुझे वो। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि ये जो हमारी बातचीत हुई है, मेरी बातचीत को छोड़ करके बाकी लोगों ने जो कहा था उसको एक सूत्र बनाया जाए, और धर्मेंद्र के ऊपर थोड़ा अगर कुछ कोई लिख विख दे तो बहुत अच्छा हो। धर्मेंद्र सचमुच बहुत अच्छा सुझाव है आपका, इस पर हम जरूर काम करेंगे, बिल्कुल। और आपने चूंकि यहाँ पर लाइफ इन मेट्रो तक का जिक्र आया है, और अभी उनकी एक फिल्म आई थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जहाँ कि धर्मेंद्र और शबाना आजमी का जो ट्रैक है उस फिल्म में वो बड़ा चर्चा का विषय बना, और खासतौर से जो शबाना आजमी के साथ उनका एक चुंबन दृश्य था उसको लेकर के वो बहुत चर्चित रहा। तो धर्मेंद्र की एक लोकप्रियता का, उनके सुदर्शन व्यक्तित्व का, उनके अभिनय और उनकी अपील का, जो जिसको हम अपील बोलते हैं पर्दे पर, उसका एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है इस तरह की फिल्में। और निश्चित तौर पर जो उनके व्यक्तित्व की बात यहाँ पर कही गई, वो एक बहुत ही उदार मददगार किस्म के इंसान के तौर पर याद किए जाते हैं। हिंदी सिनेमा में इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं उनके बारे में। और ये बात भी आपने बहुत अच्छी कही कि उन्होंने लॉबिंग नहीं की, तो क्योंकि देखिए इसी बात से साबित होता है कि वो इतना सारा काम करने के बाद भी कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात थी कि भाई हमको अभी तक कोई उस तरह का रिकॉग्निशन नहीं मिला इंडस्ट्री की तरफ से, सरकार की तरफ से, जिसके लिए जो अभिनय उन्होंने किया था। फाल्के पुरस्कार उनके बहुत बाद आए अभिनेताओं को, यानी मिथुन चक्रवर्ती को अभी हमने देखा कि उनको मिल गया था फाल्के पुरस्कार।
और धर्मेंद्र को नहीं मिला। यहाँ पर हमारा इरादा किसी को तुलना करने का नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बात आती है कि एक बुजुर्ग अभिनेता आपके सामने मौजूद है और आपने उसको उसकी अनदेखी की है एक तरीके से। तो ये बहुत सारी बातें हैं और धर्मेंद्र के शख्सियत पर जो है निश्चित तौर पर ये बहुत एक बड़ी दिलचस्प बातचीत रही है। इत्तेफाक की बात है कि आज हम धर्मेंद्र के बारे में बात करें, लेकिन आज शर्मिला टैगोर का भी जन्मदिन है। 8 दिसंबर जो है वो शर्मिला टैगोर का भी जन्मदिन होता है। तो हम इस कार्यक्रम के बहाने उनको भी एक तरीके से सालगिरह की मुबारकबाद दे सकते हैं। और ये दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर का महीना, जैसा अभी हमने कहा कि ये धर्मेंद्र का आज हम जन्मदिन इस पर बात कर रहे हैं। फिर हम अभी राज कपूर का जन्मदिन आएगा, दिलीप कुमार हैं और मोहम्मद रफी, राज कपूर और मोहम्मद रफी की जन्म शताब्दी चल रही है। तो ये महीना बहुत खास है और हम इस महीने अपने दर्शकों के बीच में इन तमाम जो शख्सियतें जिनका हमने जिक्र किया है उनके बारे में बातचीत लाते रहेंगे अपने आगे आने वाले कार्यक्रम में। आज की बातचीत के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी शुक्रिया कि उन्होंने इसको बहुत सब्र के साथ देखा सुना। फिर नई बातचीत के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए